नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीणा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय भावनवास। इस व्याख्यानों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम बीए पाठ तृतीय के अंतर्गत चलने वाले प्रश्न पत्र प्रमुख राजनीतिक विचारक में के विषय वस्तु जॉन लॉक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे पिछले व्याख्यान में हमने जॉन लॉक के जीवन परिचय और उसकी प्रमुख रचनाओं के बारे में विस्तार से जाना था, आज के इस व्याख्यान में हम जॉन लॉक की अध्ययन पद्धति और उसके मानव प्रकृति संबंधी विचारों के बारे में जानेंगे। जॉन लॉक को हॉब्स के तुलनात्मक रूप में अध्ययन किया जाता है। तो हमने जैसा पढ़ा था पिछले व्याख्यानों में कि हॉब्स की जो अध्ययन पद्धति थी वो तार्किक, दार्शनिक और चिंतनात्मक थी। उसकी पद्धतियों में महत्वपूर्ण जिस पर जोर था उसके अध्ययन में जो अध्ययन पद्धतियाँ अपनाई गई थी वो तार्किक, दार्शनिक और चिंतनात्मक थी। इसके विपरीत लॉक की जो अध्ययन पद्धति है वो अनुभवात्मक और बौद्धिक है। लेकिन लॉक ने मानव के ज्ञान को अनुभव के द्वारा सीमित किया गया है कि लॉक ने ही लौकिक अध्ययन पर ज़्यादा जोर दिया है और उदारवाद की जो नई व्यवस्था स्थापित की उसने व्यक्ति, उसकी विचारधारा, उसकी समस्त जो विचारों का आधार व्यक्ति को माना है। उसके आधार पर उसने माना कि जो मानव का ज्ञान है वो अनुभव द्वारा सीमित है। अनुभव के बिना ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती। लॉक कहता है कि अनुभव ज्ञान का स्रोत है, अनुभव से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। लॉक के अनुसार मानव मस्तिष्क कोरे कागज की तरह है। ये लॉक मानता है कि मानव का जो मस्तिष्क है वो कोरे कागज की तरह है जिसमें जन्मजात कोई विचार नहीं होता। सभी विचारों की उत्पत्ति के दो स्रोत होते हैं। लॉक कहता है कि मानव का मस्तिष्क कोरे कागज की तरह है। उसके अनुभवात्मक प्रवृत्ति को, अध्ययन पद्धति को सिद्ध करने के लिए वो बात करता है कि जो मानव का मस्तिष्क है वो कोरा कागज है, वो जन्मजात कोई विचार नहीं लेके आता। उसमें जो विचार उत्पन्न होते हैं उसके दो स्रोत होते हैं, संवेदना और प्रत्यक्ष बोध। इन स्रोतों द्वारा प्राप्त अनुभव मनुष्य के मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं और जो उसमें चेतना और प्रतिबिंब उत्पन्न करते हैं। और बुद्धि द्वारा मस्तिष्क में जब उन विचारों का विश्लेषण होता है एवं तुलना होती है, फलस्वरूप जटिल विचार उत्पन्न होकर ज्ञान का साधन बनते हैं। उसने अपने अनुभवात्मक पद्धति को किस तरह समझाया है कि मानव मस्तिष्क जन्मजात कोई विचार लेके नहीं आता। उसमें विचारों के उत्पत्ति के दो प्रमुख स्रोत होते हैं, संवेदना और प्रत्यक्ष बोध। जब इन स्रोतों द्वारा अनुभव प्राप्त होते हैं वो मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं और मस्तिष्क में प्रवेश करने के बाद चेतना और प्रतिबिंब उत्पन्न होते हैं। और वो चेतना और प्रतिबिंबों का मस्तिष्क अपनी बुद्धि द्वारा विश्लेषण करता है और तुलना करता है। और विश्लेषण और तुलना करने के बाद जो जटिलता विचारों में उत्पन्न होती है वो ज्ञान का साधन बनते हैं। ज्ञान जब उत्पन्न होता है जब बुद्धि अपने विचारों की परस्पर तुलना करके उनके परस्पर मतेक तथा मत वैभिन्न देखती है। यही ज्ञान लॉक की अनुभवात्मक पद्धति का आधार है। अब इस अध्ययन करने इन बिंदुओं का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि लॉक की जो अनुभवात्मक पद्धति है उसमें तीन प्रमुख बातें हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत अनुभव है। बगैर अनुभव के ज्ञान नहीं आ सकता। कोई भी विचार अंतर्जात नहीं होता, स्वतः साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। विचार इंद्रिय सापेक्ष होता है, उसकी उत्पत्ति अनुभव से होती है। यह बिल्कुल क्लियर निकल के आती है कि उसकी अनुभवात्मक पद्धति इस बात को मानती है कि ज्ञान की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है वो है अनुभव। अनुभव से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, बगैर अनुभव के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। ज्ञान का स्वभाव विवेक सम्मत होता है। वास्तविक ज्ञान तभी प्राप्त होता है जबकि बुद्धि और विचारों में पारस्परिक संबंधों की स्थापना
करती है। तीसरा, ज्ञान का क्षेत्र उसके अज्ञान के क्षेत्र से बहुत छोटा है। लॉक के अनुसार मनुष्य एक ससीम प्राणी है जो इस अनंत असीम महान ब्रह्मांड की सभी बातों को जान नहीं सकता, इसलिए व्यक्ति को ज्ञान उसके अज्ञान की तुलना में स्वल्प है। यह एक अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए लॉक एक अलग तरह की बात कहता है कि ज्ञान का जो क्षेत्र है वो उसके अज्ञान के क्षेत्र से बहुत छोटा है। उसका मतलब यूँ है कि जब व्यक्ति आता है तो व्यक्ति को सारी विषयों का ज्ञान नहीं होता। व्यक्ति देख के, अनुभव करके, अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभूत करके ही किसी के बारे में, किसी विषय वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो उसके जानने के लिए उसके जिन बातों का अज्ञान है वो क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसका जो ज्ञान है वो क्षेत्र बहुत छोटा है। उसको, इसका मतलब यह है कि उसको कुछ क्षेत्र विशेष में ज्ञान होता है, उसके अलावा भी वो अज्ञान है, अज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है। उसको पाने के लिए जीवन में अनुभव द्वारा बहुत सारी संभावनाएं हैं जिनको वह अपनी इंद्रियों द्वारा, 5 तत्वों द्वारा अपने अनुभव करके और उनका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये 5 बातें उभर के आती है। लॉक की अध्ययन पद्धति हॉब्स की अध्ययन पद्धति से भिन्न है। लॉक हॉब्स की तरह एक दार्शनिक नहीं है, उसमें हॉब्स की तरह मौलिकता नहीं है। लॉक का विचार न तो गहन अध्ययन का प्रतिफल है न तर्क है, वह सिर्फ व्यावहारिक बुद्धि का धनी है। लॉक एक दार्शनिक था, उसने एक अपना दर्शन फिक्स किया और दर्शन शास्त्र के आधार पर उसको साबित भी करने के लिए सिद्धांत भी स्थापित किया, विभिन्न अध्ययन पद्धतियों का या तर्कों का सहारा लेके, और अपने आप को लेवियाथन के माध्यम से लेवियाथन की स्थापना करके और अपने सिद्धांत को मौलिकता के रूप में स्थापित किया। उसका अपना स्पेशल सिद्धांत था। लेकिन लॉक का कोई ऐसा गहन अध्ययन नहीं था। उसने सारे जो अध्ययन किए अपने जीवन के व्यवहारिक अनुभव के आधार पर अपनी बुद्धि को विकसित किया। जहाँ हॉब्स वैज्ञानिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक, तार्किक पद्धति को अपनाता है, वहीं लॉक की अध्ययन पद्धति और विचार पद्धति अनुभवजन्य, मनोवैज्ञानिक और बुद्धिपरक है। लॉक ने प्रबुद्ध विचारकों के विचारों एवं विश्वासों को सरल, गंभीर हृदयवाणी दी। अपना मौलिक कुछ भी नहीं होते हुए भी जो प्रबुद्धजन विचारक थे, उनके विचारों को लेके उनको बहुत सरल और गंभीर और हृदय की वाणी देके उनको बहुत सरल शब्दों में अपने हिसाब से ऐसा रूप दिया जो बाद में यूँ कहे जा सकते हैं कि दूसरे के विचारों लिए होने के बावजूद भी उनमें कुछ ऐसा नया था कि उनमें मौलिकता का पुट भी नज़र आता है। इसके बाद भी लॉक की पद्धति में कुछ दोष थे। सबसे प्रथम दोष है लॉक की अध्ययन पद्धति में, वो यह है कि विचार की उत्पत्ति अनुभव से होती है, तथापि उसने संपूर्ण अनुभूतिजन्य ज्ञान की निश्चितता को स्वीकार नहीं किया है। उसने माना है कि संपूर्ण ज्ञान की अनुभूति अनुभव से होती है, लेकिन जो अज्ञान की श्रृंखला है उसको ज्ञान की श्रृंखला से बहुत बड़ी मानी है। ये अपने आप में विसंगति है। दूसरी जो विसंगति है या कमी है उसकी लॉक की अध्ययन पद्धति वो है कि लॉक की पद्धति मौलिक त्रुटि यह है कि वह संगत नहीं है। शुद्ध तर्क की दृष्टि से उसके विचार पूर्णतः संगत है। इस प्रकार लॉक ने ज्ञान क्षेत्र को उसके अज्ञान क्षेत्र से बहुत छोटा माना है। यदि अनुभव आधारित ज्ञान का क्षेत्र सीमित है तो उस पर विश्वास क्यों किया? अगर अनुभव आधारित ज्ञान की क्षेत्र की सीमाएं बहुत कम है तो फिर उस पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था उसको। लॉक ने बहुत सी अनुभव प्रधान मान्यताओं को स्वयं सिद्ध मानकर गलती की, अतः उसके विचार अपूर्ण, असंगत होने के दोषी हैं। लेकिन संगीत के अभाव में भी विचार पूर्णतः गलत नहीं हो सकते। लॉक की अनुभववादी पद्धति अपने दोषों के बाद भी महत्वपूर्ण पद्धति है। ये थी लॉक की अध्ययन पद्धति, इसको अनुभववादी पद्धति के रूप में जाना जाता है। इसी के आधार पर उसने अपने समस्त राजनीतिक और विचार दिए। और अब हम उसके जॉन लॉक के मानव स्वभाव की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे कि मानव स्वभाव के बारे में
लॉक क्या मानता था, उसके अनुसार मनुष्य का स्वभाव कैसा था, हम जानेंगे कि हॉब्स के विपरीत लॉक के विचार में मानव एक बुद्धि युक्त सामाजिक प्राणी था। उसने मानव स्वभाव के विचार उसकी प्रसिद्ध कृति मानव विवेक से संबंधित निबंध में दिए हैं। लॉक का यह विश्वास था कि मनुष्य एक बुद्धियुक्त सामाजिक प्राणी है, अतः वह एक नैतिक व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। वह स्वार्थी है, स्पर्धात्मक है, लड़ाकू नहीं। वह स्वार्थी, स्पर्धात्मक और लड़ाकू नहीं है। वह अन्य प्राणियों के प्रति सद्भावना युक्त, प्रेम युक्त होता है। वह परोपकार, न्याय की भावना को ग्रहण कर लेता है। वह अन्यों के प्रति शांति, सौहार्द बनाए रखना चाहता है और स्वयं को एक सामाजिक बंधन में बांध कर रखता है। उदारवादी विचारक होने के नाते लॉक ने के विचार मानव प्रकृति के बारे में व्यक्ति की गरिमा एवं गौरव के अनुरूप है। चूंकि उदारवाद को जो अपनी पराकाष्ठा पे ले गया था लॉक, एक प्रमुख उदारवादी के रूप में जाना जाता है। तो उदारवादी होने के नाते लॉक के विचार हैं वो मानव प्रकृति के बारे में व्यक्ति को की गरिमा का और गौरव के अनुरूप हैं। वो व्यक्ति की गरिमा और गौरव का वकान करते हैं, व्यक्ति को एक गौरवमयी और गरिमामय प्राणी मानते हैं। लॉक के अनुसार मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है क्योंकि वह अपने हित को समझता है और यदि उसे स्वतंत्र रहने दिया जाए तो वह अपना हित साधन करने में समर्थ है। ये उसकी विचार पद्धति का मेन आधार है। इसी मानव स्वभाव के विचार के आधार पर उसकी अन्य विचार टिके हुए हैं। लॉक मानता है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है क्योंकि वह अपने हित समझता है, और अगर वो मानता है कि वो विवेकशील प्राणी है और अपना हित साधना जानता है, बशर्ते उसको स्वतंत्र रखा जाए तो वह अपने हित साधने में भी समर्थ है। अपने अनुभव के आधार पर मानव बुद्धि विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालने में समर्थ है। लॉक मानता है कि अपने अनुभव के आधार पर मनुष्य बुद्धि से विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालने में पूर्णतः समर्थ है। मानव प्रकृति के बारे में लॉक का दृष्टिकोण नैतिकवादी है। लॉक का मानना है कि अपनी प्रकृति से मानव नैतिक प्रवृत्ति के कारण ही मनुष्य पशुओं से अलग है। लॉक का मानना है कि अपनी नैतिक प्रवृत्ति के कारण मनुष्य पशुओं से अलग है। मानव विश्व व्यवस्था का एक अंग है और वह सारा संसार एक नैतिक व्यवस्था है। मानवीय विवेक इस विश्व नैतिक व्यवस्था और मानव में संबंध स्थापित करता है। लॉक का कहना है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते इस विश्व व्यवस्था में आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करने को तैयार हो जाता है, लेकिन कभी कभी उसमें शत्रुता, द्वेष, हिंसा, परस्पर भर्त्सना भी हावी हो जाती है। किंतु अपनी नैतिक प्रवृत्ति, अपने विवेक, अपने भौतिक आवश्यकताओं के कारण वह समाज से बाहर नहीं जाना चाहता और वह समाज में रहकर अपने को सामाजिक मानदंडों के अनुसार ही ढालने का प्रयत्न करता है। लॉक मानता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य अपने विवेकशील होने के नाते एक समस्त मानव समुदाय का एक हिस्सा है, और चूंकि मनुष्य विवेकशील प्राणी होने के साथ साथ एक दूसरे से मित्रता रखने वाला, प्यार रखने वाला, सौहार्द रखने वाला, प्रेम रखने वाला व्यक्ति है, लेकिन कभी कभी उसमें शत्रुता और द्वेषता, हिंसा, परस्पर भर्त्सना हावी हो जाती है। लेकिन इन शत्रुता, द्वेष और हिंसा के और भर्त्सना हावी होने के बावजूद भी उसमें जो नैतिकता की प्रवृत्ति है और जो विवेक की प्रकृति है, और तीसरा उसमें अपनी भौतिक आवश्यकताओं की जरूरत पूरा करने के कारण उसको समाज की जो आवश्यकता होती है, इन कारणों के कारण वो समाज से बाहर नहीं चाहता। इन समस्त विवादों के होने के बावजूद भी वो समाज में ही बने रहना चाहता है और एटलीस्ट सामाजिक मानदंडों को अनुसार अपने को ढालने का प्रयास करता है। पहली बात क्या करता है, लॉक क्या मानता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य विवेकशील प्राणी है, इसलिए वो मानव समुदाय का या समस्त ब्रह्मांड का या संसार का हिस्सा है और अन्य पशुओं की, अन्य जीवों की तुलना में वह अलग है क्योंकि उसमें नैतिकता प्रवृत्ति पाई जाती है। और मानव की नैतिक प्रवृत्ति होने के कारण वो
मानव विश्व व्यवस्था का एक अंग है, क्योंकि नैतिक व्यवस्था होने के कारण अपने विवेक से मनुष्य दूसरे मनुष्यों से संबंध स्थापित होने करता है और बुरे समय में एक दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। हमेशा नहीं रहता सहायता करने के लिए तैयार, लेकिन कभी कभी जो उसमें द्वेषता, शत्रुता और उसका भाव आता है, इस कारण वो सहायता के लिए दूर हो जाता है। लेकिन उसमें जो नैतिकता रहती है, उसमें जो विवेक रहता है और उसकी जो भौतिक आवश्यकताओं का स्वार्थ रहता है, उसके कारण वे समस्त मानव समुदाय से एक दूसरे से बंधा रहता है। और वो अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है तो उसके अनुसार समस्त सामाजिक व्यवस्था के मापदंडों के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। लॉक का मानना है कि विवेकशील प्राणी होने के नाते अपने स्थायी स्वार्थ को त्याग कर समाज का अभिन्न अंग बन जाता है। लॉक का कहना है कि सभी मानव जन्म से एक दूसरे के समान हैं, शारीरिक दृष्टिकोण से नहीं अपितु नैतिक दृष्टिकोण से। प्रत्येक व्यक्ति एक ही गिना जाता है, अतः नैतिक दृष्टि से एक दूसरे के बराबर है। कोई भी किसी दूसरे की इच्छा पर आश्रित नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छाएं हैं। वे समस्त इच्छाएं मानवीय क्रियाओं का स्रोत हैं। इच्छा पूर्ण होने पर व्यक्ति सुख तथा पूर्ण नहीं होने पर दुख का अनुभव करता है। इसलिए मनुष्य हमेशा सुख प्राप्ति के प्रयास ही करता है। मनुष्य सदैव उन्हीं कार्यों को करता है जिनसे उसे आनंद मिले, दुख दूर हो। लॉक का कहना है कि मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जिससे सामूहिक प्रसन्नता प्राप्त हो, क्योंकि सामूहिक प्रसन्नता ही कार्यों की अच्छाइयाँ और बुराइयों का मापदंड है। लॉक के अनुसार सभी मनुष्य सदा बौद्धिक रूप से विचार कर सुख की प्राप्ति नहीं करते। मनुष्य वर्तमान के सुख को भविष्य के सुख से एवं समीप के सुख को दूर के सुख से अधिक महत्व देते हैं। इससे व्यक्तिगत हित सार्वजनिक हित से मिल जाते हैं। अतएव लॉक ने कहा है कि जहाँ तक संभव हो मनुष्यों को दूरस्थ हितों से प्रेरित होकर कार्य करना चाहिए, जिससे व्यक्तिगत हित एवं सार्वजनिक हित में समन्वय स्थापित हो सके। मनुष्य को दूरदर्शी, सतर्क, चतुर होना चाहिए। लॉक को मनुष्य की स्वशासन की योग्यता पर पूरा भरोसा है। उसका मानना है कि मनुष्य बुद्धि और विवेकशीलता द्वारा मनुष्य अपने कर्तव्यों, प्राकृतिक कानूनों का पालन कर सकता है। वह अपनी इच्छा अनुसार कार्यों को करने से ही अपने जीवन को शांति में बना सकता है। लॉक मानता है कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है और सभी मनुष्य समान है, शारीरिक रूप से नहीं लेकिन नैतिक दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य समान है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को एक ही गिना जाता है और वह किसी दूसरे की इच्छा पर आश्रित नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छा है और वे समस्त इच्छाएं मानवीय क्रियाओं का स्रोत हैं। मानवीय क्रियाएं उन इच्छाओं के आधार पर होती है। इच्छा पूर्ण होने पर मानव की जो समस्त क्रियाएं हैं उनका स्रोत केवल और केवल मनुष्य की इच्छा है। जब मनुष्य की इच्छाएं होती है तो वह क्रिया करता है और इच्छा पूर्ण होने पर व्यक्ति सुख अनुभव करता है, और जब मानव की इच्छा होती है वो पूर्ण नहीं होती है तो वो दुख अनुभव करता है। मानव तो ये स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हमेशा कार्यरत रहता है जो उसको आनंद देती है, और उन क्रियाओं से दूर रहता है जो उसकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं करती। लेकिन मनुष्य को सामूहिक रूप से प्रयत्न करना चाहिए, सामूहिक रूप से ऐसी इच्छा उत्पन्न करके ऐसे कार्य करना चाहिए जो सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने में सहायक हो। लॉक के अनुसार सभी मनुष्य सदा बौद्धिक रूप से विचार कर सुखी प्राप्त नहीं करते। मनुष्य वर्तमान के सुख से ज़्यादा पास रहते हैं। तो लॉक मनुष्य को एडवाइस देता है कि मनुष्यों को दूरस्थ हितों से प्रेरित होकर कार्य करना चाहिए, जिससे व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित में समन्वय स्थापित हो सके, और मनुष्य को दूरस्थ, सतर्क, चतुर होना चाहिए। लॉक को मनुष्य की स्वशासन की योग्यता पर पूरा भरोसा है। उनका कहना है कि मनुष्य विवेकशील और बुद्धिमान होने के कारण
वह अपने कर्तव्यों और प्राकृतिक कानूनों का पालन कर सकता है। वह अपनी इच्छा अनुसार कार्यों को करने में अपना करके और अपना जीवन शांति में बना सकता है। इस प्रकार लॉक के मानव प्रकृति संबंधी अवधारणा या मानव की प्रकृति के संबंध में जो अवधारणा है, जो सोच है, उसके बारे में सामान्यतः ये बातें निकल के आती है कि लॉक मनुष्य को एक सामाजिक और विवेकशील प्राणी मानता है। लॉक मनुष्य को शांति और भाईचारे की भावना से में रहने वाला प्राणी मानता है। लॉक मनुष्य को स्वार्थी होते हुए भी दूसरों के प्रति सहानुभूति और परोपकारी भावना वाला प्राणी मानता है। लॉक मनुष्य को सभी व्यक्तियों को नैतिक रूप से समान मानता है। इन बातों के अध्ययन करने पर पाते हैं कि हॉब्स और लॉक के मानव स्वभाव के बारे में क्या समानताएं थी और क्या असमानता है, उनके तुलनात्मक अध्ययन करना यहाँ आवश्यक हो जाता है कि जिस प्रकार हॉब्स मानव को स्वार्थी, पापी, क्रूर मानता है, वहीं लॉक मानव को विवेकशील, दया, सौहार्द रखने वाला प्राणी मानता है। हम बिंदुवार इनकी तुलना करते हैं। पहला, हॉब्स मनुष्य को स्वार्थी, आत्म केंद्रित बताया है, लेकिन लॉक उन्हें परोपकारी और सदाचारी बताया है। हॉब्स मनुष्य को असामाजिक, बुद्धिहीन प्राणी मानता है, लेकिन लॉक उसे विवेकशील प्राणी मानता है। हॉब्स मनुष्य को पशु के समान मानता है, लेकिन लॉक उसे नैतिक गुण संपन्न मानता है। हॉब्स मनुष्यों की शारीरिक, मानसिक शक्तियों के आधार पर सभी मनुष्यों को समान मानता है, लेकिन लॉक इसका विरोध करते हुए केवल नैतिक रूप से सभी व्यक्तियों को समान मानता है, शारीरिक और मानसिक रूप से नहीं। मानव स्वभाव की अवधारणा की में बहुत सारी अच्छाई होने के बावजूद भी उसमें कुछ कमियां हैं जिनकी आलोचनाएं की जाती हैं। वो हैं कि लॉक का नैतिकता का सिद्धांत संदेहात्मक है और अस्पष्ट है। लॉक नैतिक रूप से सभी मनुष्यों को समान मानता है, लेकिन वह यह स्पष्ट नहीं करता कि अच्छाई की कसौटी क्या है। इसलिए यह सिद्धांत संदेहपूर्ण और अस्पष्ट है। इसमें वैचारिक स्पष्टता का वैचारिक स्पष्टता का पूर्णतः अभाव है। लॉक मानव प्रकृति संबंधी विचारों में विरोधाभास एवं असंगति है। लॉक मनुष्य को एक तरफ तो परोपकारी, शांत, सद्भावी प्रकृति का मानता है और दूसरी ओर उसका मानना है कि व्यक्ति स्वार्थी है। इससे वैचारिक असंगति और विरोधाभास का जन्म होता है। तीसरा, लॉक मानव प्रकृति की अवधारणा एक पक्षी है। लॉक ने हॉब्स की तरह मानव के स्वभाव के एक पक्ष पर ही विचार किया है। लॉक मानव स्वभाव को अच्छा बताता है, परंतु मानव में सहयोगी, स्नेही, विवेकपूर्ण और सामाजिक प्राणी होने के अलावा दैत्य प्रवृत्तियां भी हैं। लॉक ने इस तथ्य की अनदेखी की है कि मानव दैत्य देव प्रकृतियां दोनों का सम्मिश्रण है। उसकी नज़र में मानव केवल अच्छाइयों का प्रतीक है। इस कथन का कोई ऐतिहासिक प्रमाण लॉक के पास नहीं है। लॉक उपयोगितावाद को बढ़ावा देता है। लॉक की दृष्टि में मनुष्य सदैव सुखी प्राप्ति के ही कार्य करता है। वह मनुष्य के जीवन का सुख प्राप्ति ही मानता है। इससे उपयोगितावाद को ही बढ़ावा मिलता है। लॉक का अपने इस मत के लिए कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है कोई तार्किक और वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये समस्त आलोचनाओं के बावजूद लॉक के मानव स्वभाव पर विचार काफ़ी महत्वपूर्ण है। लॉक ने मानव स्वभाव के दैवीय गुणों का वर्णन करते हुए व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी माना है। लॉक के इस सिद्धांत में मानव प्रकृति का चित्रण लॉक को व्यक्तिवादियों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। लॉक का चिंतन मनुष्य के सामाजिक होने पर केंद्रित है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन में लॉक के मानव प्रकृति पर विचारों की अमूल्य देन है। धन्यवाद।